फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पी टाइप के होंगे। और इसमें मैं बताऊंगा, इस सामाजिक विज्ञान में मैं बताऊंगा इतिहास और भूगोल के सभी प्रश्न। और इस बार का टारगेट रहेगा हमारा 70 में 70 अंक। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। इसमें सभी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा जिनमें से एग्जैक्ट एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानचित्र कार्य, सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं इस चैनल पर तैयारी कराने वाला हूँ। एग्ज़ाम से पहले ही मैं वीडियो सबका अपलोड करूंगा। तो आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे इतिहास के पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, पहले लेसन का हर एक लेसन वाइज है, सभी लेसन का निचोड़ है। इतिहास और भूगोल में सभी चैप्टर से लेकर के इसमें प्रश्न मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रेडरिक सार्यू कौन था? फ्रेडरिक सार्यू कौन था? ये पहले लेसन का है। तो आप लोग को इसमें से इस ऑप्शंस में से किसी एक पे टिक करना होता है। तो जर्मन दार्शनिक था, पुर्तगाली अर्थशास्त्री था, फ्रांसीसी चित्रकार था, रूसी राजनीतिज्ञ था। इसमें से क्या था फ्रेडरिक सार्यू? तो सही आंसर है फ्रांसीसी चित्रकार था। ध्यान से देखिएगा, फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन दिया है 1773 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में। तो हमारी जो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में हुआ था, यानी कि 1789 ईस्वी में हुई थी। तो सही आंसर है हमारा 1789 ईस्वी। तो आप इसे सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नेपोलियन, रूसो गणितज्ञ, दिदरो, वाल्टेयर। तो सही आंसर है हमारा वाल्टेयर। तो आप इसे सही कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। जैकोबिन दल का संबंध था, जैकोबिन दल का संबंध था किससे? रूस से था, फ्रांस से था, भारत से, जापान से? फ्रांस से। जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिएगा हर एक क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन दिया है 1871 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। सही आंसर है हमारा 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण जो कंप्लीट हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इसमें ऑप्शन दिया है कैवूर, बिस्मार्क, मैथ्सिनी, गैरीबाल्डी। तो सही आंसर है हमारा मैथ्सिनी। ग नंबर हमारा आंसर सही है मैथ्सिनी। ठीक है। तो ऐसे आप प्रश्नों पे टिक मार सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा। वियना संधि हुई, वियना संधि कब हुई? 1805 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में? वियना संधि सही आंसर है हमारा। वियना संधि हुई वो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं और लिखने का एक तरीका होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे वियना संधि हुई तो इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे एग्जाम में और उसमें लिखेंगे उत्तर। ठीक है। उत्तर के आगे लिखना है ग। ग नंबर जो है 1815 ईस्वी, 1815 ईस्वी में ऐसे लिख देना है आपको और आगे ब्रैकेट बना करके उसमें सही का निशान लगा देना है। बस ऐसे एग्जाम में लिखना है कॉपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है हमारा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो फ्रांस से नेपोलियन का संबंध था। फ्रांस से नेपोलियन का संबंध था। सही आंसर है फ्रांस। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन नंबर है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटोबान बिस्मार्क, नेपोलियन। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? जर्मनीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑटो वान बिस्मार्क ने। सही आंसर है हमारा ऑटो वान बिस्मार्क। ख नंबर
सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इसमें हमारा जो ऑप्शन है दिया हुआ है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो इसमें सही आंसर हमारा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की। हमारा 11 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन है सन 1900 में, ऑप्शन है सन 1909 में, सन 1915 में, सन 1920 में। सही आंसर हमारा सन 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे और असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया है यहाँ पे 18 मार्च 1919, 17 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 18 अप्रैल 1920। सही ऑप्शन है हमारा 18 मार्च 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1915 में। 1915 में, ये हमारा सही आंसर है 1915 में। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 19 अप्रैल 1917 में, 17 अप्रैल 1918 में, 13 अप्रैल 1919 में, 18 अप्रैल 1920 में। दोस्तों ये सबको याद होगा 13 अप्रैल 1919 में। सही आंसर है हमारा 13 अप्रैल 1919, ग नंबर सही है। अगला है हमारा ग नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश किसने दी थी? जनरल विलियम ने, किसले ने, लॉर्ड रिपन ने, जनरल डायर ने। हमारा सही आंसर है जनरल डायर ने। ठीक है, जनरल डायर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा जितने भी मैं प्रश्न बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है सन 1921 में, सन 1925 में, सन 1928 में, सन 1930 में। सही ऑप्शन है हमारा सन 1928 में। आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारा बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1918 में, सन 1919 में, सन 1920 में, सन 1922 में। सही आंसर है हमारा सन 1920 में। सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? कब से कब तक लड़ा गया? तो ऑप्शन है हमारा 1906 से 11, 1906 से 1911 तक। और अगला ऑप्शन है 1914 से 18 तक, 1920 से 23 तक, 1923 से 27 तक। तो हमारा सही ऑप्शन है ख नंबर 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। सही आंसर हमारा 1929 में। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो 1929 हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जो द्वितीय विश्व युद्ध था कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन है 1939, 1936, 1939, 1941 और 1942। तो सही आंसर है हमारा 1939। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमसे कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की? भारत की, अमेरिका की, चीन की, ऑस्ट्रेलिया की? किसके खोज की? कोलंबस ने किस देश की खोज की? अमेरिका की। ठीक है, तो अमेरिका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, भूगोल में सभी पाठों के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी टाइप के, तो उन सभी प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो इतिहास के थे, इतिहास में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते थे, इंपॉर्टेंट थे, उतना मैंने बता चुका। अब मैं बताने वाला हूँ भूगोल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी टाइप के, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन हमारा है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। सही आंसर हमारा काली मृदा गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है गुजरात, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मृदा किस तरह के प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन दिया है जैव संसाधन,
अनवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन, संभावित संसाधन। सही आंसर हमारा नवीकरण योग्य संसाधन। जो मृदा होती है नवीकरण योग्य संसाधन होती है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर पहला दिया है भूमि का अनुपजाऊ होना, ख भूमि का दलदली होना, और भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो इसमें सही ऑप्शन है भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है ना, इसमें क्या हो फर्टिलाइजर्स नहीं पाए जाते हैं भूक्षरण के पश्चात। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं 26.2 लाख वर्ग किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सही ऑप्शन है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान कौन सी है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा यानी मिट्टी कौन सी है, कौन सी मिट्टी पे सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है। काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा। तो जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जिस पर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा हमारा जैव संसाधन है। जल है, जीवाश्म ईंधन, धातु है, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत क्या है? हमारा जैव संसाधन है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम लागू हुआ कब हुआ। ऑप्शन नंबर दिया है 1948 में, 1952 में, 1972 में, 1975 में। सही आंसर हमारा 1972 में। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम सर्वप्रथम लागू हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव करने वाला राज्य कौन सा है। कौन सा ऐसा राज्य है जो वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव रखा था। उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव रखने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। सही आंसर हमारा 50, और इसमें ऑप्शन दिया है 16, 21, 50, 35। तो 50 नंबर हमारा आंसर क्या है, 50 जो है ग नंबर, ये हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको आप जरूर ही तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर विश्व के कुल जल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है 32%, 2.5%, 80%, 96.5%। तो विश्व के कुल जल आयतन का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है महासागर में, 96.5%। सही आंसर हमारा 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, और नर्मदा क्या होगा, सही आंसर हमारा नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है। चावल, मोटे अनाज, चन्ना, तिल। सही आंसर हमारा चन्ना। सही आंसर हमारा चन्ना। चन्ना क्या है, रबी की फसल है। दोस्तों भूगोल के सभी चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने बनाया हुआ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैं उन सबको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। फलीदार फसल कौन होती है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। आप बताइए इसमें से कौन सी फलीदार फसल है। ठीक है, चलिए बताते हैं। सही आंसर हमारा दालें। दालें क्या होती है, फलीदार फसल होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व में किस स्थान पे है भारत। ठीक है, चावल के उत्पादन में। तो 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला, ये ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन नंबर ग दूसरा हमारा क्या है, सही है। दूसरा भारत क्या है, चावल के उत्पादन में दूसरा देश है। पहले पे चीन है और दूसरे पे भारत है चावल उत्पादन की मामले में। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। सबसे अच्छी मिट्टी कपास के लिए कौन सी होती है। चलिए इसके बारे में भी जाने। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर क लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी बेस्ट होती है कपास के लिए, तो काली मिट्टी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मलबरी का संबंध किससे है। मलबरी का संबंध
किससे है? ऑप्शन दिया कपास, जूट, रेशम, रबड़। कपास, जूट, रेशम, रबड़, इनमें सही ऑप्शन है रेशम। ठीक है, मलबरी का संबंध रेशम से है। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया दुग्ध उत्पादन से, चाय उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन से हमारा श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह धातु नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया है लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट, बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा घ है बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारा सही है क्योंकि ये लौह धातु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इन राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो मैग्नीज की उत्पत्ति सबसे ज्यादा करता है? तो ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। सही ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। ग नंबर ऑप्शन है उड़ीसा और ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसमें ऑप्शन दिया है सीसा का, ख नंबर ऑप्शन तांबा का, जस्ता का, एल्यूमिनियम का। तो हमारा सही ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम के धातु अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो ऑप्शन दिया है मुंबई से चेन्नई के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से कोलकाता के बीच, मुंबई से दिल्ली के बीच। ऑप्शन नंबर ख सही है, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख हमारा मुंबई से ठाणे के बीच ये सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया है भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सबसे लंबा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर घ सही है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कौन से वर्ष में हवाई उड़ान की गई? हवाई उड़ान की गई किस वर्ष में की गई भारत में? तो 1911 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में। इन ऑप्शनों में से हमारा सही है 1911 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम हवाई की उड़ान की गई। ठीक है, तो ऐसे आप सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।